वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान प्राप्ति एकेडमी बैंकिंग। आप सभी को पता है कि अभी हम करंट में जिस कोर्स को रन कर रहे हैं दैट इज एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग फॉर SBI 2023, बेसिकली फॉर PO। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा प्रिपरेशन चल रहा है इसमें अभी हम एप्टीट्यूड के कोर्स कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने स्मार्ट कैलकुलेशन, सेकंड परसेंटेज एंड थर्ड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज जो हम टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि सारे आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे जो वीडियोस हैं ये अर्थमेटिक के हैं। ठीक है, ये सारे वीडियोस किसके हैं? अर्थमेटिक के हैं। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप क्या करेंगे, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप आई आइकन पे जाके प्रीवियस वीडियोस के मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब वहाँ पे भी जाकर जो भी टॉपिक्स आपका वीक है या जो टॉपिक्स आपका मिस हो गया है आप उसको पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मैंने एक कॉमन प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड किया है, जिसका नाम आपका SBI PO 2023 ज्ञान प्राप्ति एकेडमी GPA है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस नाम से एक आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया गया जहाँ पे आपको टोटल वीडियोस मिलते चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो मैंने अलग अलग सबके प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। अगर आपको एक कॉमन चाहिए जहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे बार बार प्लेलिस्ट ढूंढना ना पड़े, तो आप इसको भी मार्क करके रख सकते हैं ताकि आपको पता चलते रहे कि क्या अपडेट्स आए हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जैसा कि टॉपिक आपको मैंने बताया कि हमें आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, टॉपिक में ही आपको दिख रहा है दो टर्म है, एक टर्म है रेशियो और एक टर्म है आपका प्रोपोर्शन। एक टर्म क्या है आपका? रेशियो है और दूसरा टर्म क्या है आपका? प्रोपोर्शन है। तो अब यहाँ पे जो आज का क्लास हमने कंटिन्यू करना है वो किसके ऊपर करना है? आज का क्लास हमें करना है रेशियो के ऊपर में। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर रेशियो होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो। ठीक है, तो देखिए, आपको कोई डेफिनेशंस याद नहीं रखने, फिर भी मैं आपको छोटे छोटे चीज़ों में समझाते हुए चलूँ ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, टर्म के साथ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो, बेसिकली रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। ठीक है, बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टर्म आता है वो क्या होता है? ऑन सेम पैरामीटर। अलग अलग पैरामीटर पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, आपको सेम पैरामीटर पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम दो बैच चला रहे हैं। एक सपोज कीजिए कि हमने SBI PO 2023 का बैच स्टार्ट किया है और एक बैच हमने SBI PO मत कीजिए, इसको कलर करिए, क्लर्क 2023 का चला रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसमें जो इनरोल्ड बच्चा है हमारा वो 150 है और इसमें जो इनरोल्ड बच्चा है हमारा वो 210 है। ठीक है, तो मैं अगर पूछता हूं कि दोनों क्लासेस में, दोनों बैचेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका रेशियो क्या है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली 150 रेशियो का साइन लगाएंगे, 210। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वैल्यू 5:7 मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना ये है कि जब आपने दोनों को कंपेयर किया, जब आपने इसको इसके साथ जब कंपेयर किया है तो जो टर्म लिया गया है वो आपका नंबर है। ठीक है ना, दोनों को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे डाउट होगा सर मैं कैसे समझूंगा किस समय नहीं करना होता है।
तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि इस क्लास में नंबर ऑफ, मान लीजिए फर्स्ट क्लास है और ये मान लीजिए सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने क्या कह दिया 48 है, और इसमें कहूँ मैं कि एवरेज हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 4 फीट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पे आप डाटा नंबर में ले रहे हैं और यहाँ पे डाटा आप एवरेज ऑफ हाइट ले रहे हैं, यानी एक जगह आप हाइट की बात कर रहे हैं जिसको डायमेंशन क्या होगा, फीट में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, और एक जगह आप किसकी बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, जो कि किस में आएगा, न्यूमेरिकल फिगर में आएगा, जो डायमेंशन लेस होगा। पहली बात क्लियर हो गई। तो रेशियो का पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि भाई ये कंपैरिजन होता है इसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के बीच में, लेकिन जब कंपैरिजन करेंगे तो सेम पैरामीटर पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अलग अलग जगह पैरामीटर कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़का है, जैसे ये मान लीजिए, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप समझ लीजिएगा, जिसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये लड़का 6 फीट लंबा है, और एक मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि ये लड़का 50 केजी का है। ठीक है, तो भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे आप उसके वेट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप उसके लेंथ की बात कर रहे हैं, उसके लंबाई की बात कर रहे हैं। तो कभी भी अलग अलग पैरामीटर पे कंपैरिजन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा आपको कभी भी कंपैरिजन करना हो, जब भी आप रेशियोज निकालते हैं तो उन्हीं के बीच में रेशियो निकाला जाता है जिनका कंपैरिजन, ठीक है ना, एक सेम पैरामीटर पे किया जा रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, या आप कह सकते हैं फीचर्स पे। ठीक है, पहला फीचर, ये डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि 2:3 सेंटीमीटर, 2:4 सेंटीमीटर, 1:5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन लेस होता है। ये हमेशा नंबर्स में बोला जाता है, 2:3, 3:4, 5:7, 7:9, कभी भी इसके साथ डायमेंशन नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ तो ये डायमेंशन लेस होता है। दूसरी बात करते हैं, देखिए इसको इंडिकेट, नोटेड कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाई, ठीक है ना, इस 2 डॉट से क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक रेशियो लिखकर दिखाता हूँ, अब इसी में मुझे समझाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने A/B लिखा, तो इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट और इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। जैसे आप फ्रैक्शन में कहते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इसमें कहा जाता है एंटीसीडेंट और दूसरे को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, चौथा पॉइंट होता है कि जब आप SCF निकालेंगे, किसका SCF ऑफ A एंड B, ठीक है, A एंड B का SCF निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा SCF ऑफ A एंड B इज व्हाट, दैट इज 1। उनका SCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का क्या होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। तो अभी तक हमने बस इतना समझा है कि भाई रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो कंपैरिजन होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के बीच में एक सेम पैरामीटर। ठीक है, अब रेशियो के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो भैया ये डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है ये डायमेंशन लेस होता है। डिनोट किससे किया जाता है, तो 2 डॉट से किया जाता है। लिखेंगे अगर हम A/B, तो A क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, और B क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है। ठीक है, अगर हम SCF ऑफ A एंड B निकालेंगे, अगर हम दोनों टर्म का SCF निकालेंगे, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए। और उसी चीज़ को दूसरे टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होना चाहिए।
तो ये एक बेसिक रफ आइडिया लग चुका है कि भाई आपका रेशियो होता क्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म आता है हमारा इनके टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो। ठीक है, देखिए सबसे पहला टाइप जो आता है दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ए रेशियो बी लिखा हुआ है और इसका मुझे डुप्लीकेट रेशियो बताना है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो होता है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5? तो आप क्या करेंगे, आप 4 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर, आप इसको क्या लिखेंगे 16:25। क्या लिखेंगे 16:25। यानी जब भी आपको डुप्लीकेट रेशियो पूछता है तो उस टर्म का आपको क्या निकाल देना होता है, स्क्वायर निकाल देना होता है। उस टर्म का क्या निकाल देना होता है, स्क्वायर। टेकन अनदर एग्जांपल, जैसे 3:7 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इज टू 7 का स्क्वायर, तो दैट इज 9:49। ये हमारा पहला हुआ कि आखिर डुप्लीकेट रेशियो किसको कहा जाता है। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, उस टर्म का स्क्वायर निकाल देना है। ठीक है, अब इसी में दूसरा टर्म होता है आपका क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो में अगर लिखा हुआ है A:B, तो इसका सब डुप्लीकेट होगा √A इज टू √B, √A इज टू √B। टेक एन एग्जाम्पल कि 16:81, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, √16 इज टू √81, और √16 that is what 4, that is 9. The correct answer is 4:9. अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्या करेगा, कुछ ऐसा दे देगा 16:40। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसको, √16 इज टू √40। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो आपको 4 मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये लिखेंगे कि भैया ये तो 2:10 है। ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर उसने ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो उसने √10 को भी सॉल्व किया हो, और √10 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसको मैंने स्मार्ट कैलकुलेशंस के वीडियो में बताया है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम किस प्रकार √ से सॉल्व करते हैं। अगर वो रूट में है तो उसकी रूट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो जिन बच्चों ने अगर ये नहीं देखा है तो वो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म आता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, अब ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है, डुप्लीकेट में आप स्क्वायर निकालते हैं तो ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, ट्रिप्लीकेट में आप उसका क्यूब निकालेंगे, मतलब A³ इज टू B³। ठीक है, डुप्लीकेट में आपने स्क्वायर निकाला था और ट्रिप्लीकेट में आप क्या निकालेंगे, उसका क्यूब निकालेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कहा कि 5:7, तो आपको क्या लिखना है, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, दैट इज 125:343। ठीक है, टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज 9:11, that can be written as a 9⁻³ and 11⁻³, that is 729:1331। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है। मैं भी आपको बताऊंगा, मैं आपको पूरा डेप्थ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर कोई बच्चा कलर का भी एग्जाम दे रहा है और वो चाह रहा है कि मैं सर का वीडियो देख लूँ, तो आप यहाँ से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं छोटी चीज़ें भी यहाँ पे आपको डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं सारी चीज़ें एकदम डेप्थ में लेकर चल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है जस्ट इसका रिवर्स, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो जैसा आपको पता हो गया होगा अभी तक कि A/B का सब ट्रिप्लिकेट निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ क्या मिलेगा, B मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपको कहा कि बताइए 125/512, तो आप इसको क्या बोलोगे कि क्यूब रूट ऑफ 125 क्यूब रूट ऑफ 512। तो इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 8, यानी 5/8, 5/8, ठीक है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला आपका होता है कंपाउंड रेशियो। अगला आपका होता है कंपाउंड रेशियो। अब ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में ये जो है दो सब डुप्लीकेट और डुप्लीकेट, इसके क्वेश्चन और ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट के आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन कंपाउंड रेशियो पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास A/B लिखा हुआ है, C/D लिखा हुआ है और E/F लिखा हुआ है। इसका कंपाउंड रेशियो मांग रहा है। आपको पहले इसको फ्रैक्शन में लिखना है। आप क्या लिखेंगे, A/B, C/D और E/F, इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन कर दीजिए। अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कीजिए, नहीं हो रहा तो एंटीसीडेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ACE और कॉन्सिक्वेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा BDF, ठीक है। अब टेक एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2:3, 9:5, ठीक है, और मान लीजिए लिखा हुआ है 3:10। अब मैं इसको देखता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2/3, 9/5 और 3/10 लिख सकते हैं। अब इसके बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा दीजिए। अब देखो क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 से 5 टाइम कट जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा तो ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो 9, नीचे से मल्टीप्लाई करो तो 25, तो मतलब इसका आंसर होगा 9:25। इसका आंसर क्या होगा, 9:25, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि आपको रेशियो के अलावा और भी कहीं काम आता है, दैट इज इनवर्स रेशियो। दैट इज व्हाट, दैट इज इनवर्स रेशियो। और ध्यान रखिएगा, इसका मैं आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, तो टाइम स्पेस डिस्टेंस में मिल जाते हैं। एफिशिएंसी के कारण आपको टाइम एंड वर्क में भी ये प्रॉपर्टीज यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आप जब परसेंटेज वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये पॉइंट्स यूज होते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब जैसे अगर मैं कहूँ कि A/B का इन्वर्स क्या होगा, A/B का इन्वर्स क्या होगा, तो जनरली बच्चा तुरंत बोलता है सर आप इसको ना पलट दीजिए, इसका इन्वर्स B/A होगा। मैं अभी कुछ नहीं कमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, पलट दो, वो गलत होता है। आंसर यही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पलट देने वाली बात गलत होती है, ठीक है। तो A/B का आंसर B/A है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं उसी पैटर्न से अगर आपसे पूछूं कि चलो ठीक है मान लिया मैं तुम्हारी बात, सॉरी, तो A/B/C, तो उस अकॉर्डिंग तो आप कहेंगे सर
पलट दीजिए इसको भी, तो C रेशियो B रेशियो A होना चाहिए। तो बरखुरदार ये गलत है, ये तो फिर भी सही है पर ये क्या है आपका गलत है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि पलट दिया जाता है, पलटा नहीं जाता है, किया क्या जाता है वो समझिए। एक्चुअली में जब हम इन्वर्स की बात करते हैं, जब हम इन्वर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो एक्चुअल में क्या किया जाता है, एक्चुअल में ये जो टर्म लिखा होता है इसको रिवर्स किया जाता है। ये जो a है ना, एक्चुअल में ये a/1 है, ये क्या है b/1 है, तो इसको इंटरचेंज किया जाता है, इसको यहाँ, तो डेट इज 1/a और 1/b ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देन अगर रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में होता है, तो उसको फ्रैक्शन में रखा नहीं जाता है। रेशियो को कभी भी ध्यान रखिएगा, रेशियो को कभी भी आप फ्रैक्शंस में नहीं रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जब आप रेशियो को फ्रैक्शंस में नहीं रखेंगे तो देन क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो ए और बी का एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम क्या आएगा, ए बी, इनका एलसीएम क्या आएगा, ए बी, ठीक है। अब सोचो ए बी आया इसका एलसीएम, अब मुझे अगर इस टर्म में इसको ए बी बनाना होगा, इसका मतलब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बी से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, b/ab। और अगर मुझे इसको ए बी बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, a से, तो इसमें क्या मैं करूंगा, a/ab। अब जब दोनों डाटा डिनोमिनेटर में सेम होगा तो आप इसको रिमूव कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा b/a। आपका आंसर क्या हो जाएगा, b/a। होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो आप याद करके बैठे हैं कि आप उसको पलट दीजिए, वो बात गलत होती है, पलटा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। पलटेंगे आप तो बाकी जितने भी निकाले जाते हैं आपके इन्वर्स, ठीक है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए पलटने वाली जो बात अगर आपको पता हो तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि पलटा नहीं जाता है, निकाला जाता है, और निकालने का तरीका कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे मैं बात करूं कि अगर A रेशियो B रेशियो C है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आपको क्या करना है, इसको क्या लिखोगे आप, 1/a, 1/b, 1/c। अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या लिखूंगा, 1/a is to 1/b is to 1/c। इस बार एलसीएम क्या आएगा आपका, इस बार आपका एलसीएम आएगा ABC। अब मुझे अगर इसको ABC बनाना है तो मुझे BC से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, BC/ABC। अगर मुझको इसको ABC बनाना है तो मुझे AC से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, AC/ABC। और अगर मुझे इसको ABC बनाना होगा तो मुझे AB से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, AB/ABC। अब नीचे वाला डाटा सेम हो गया तो आप लिख सकते हैं BC is to AC is to AB। अब इन सब का ऑल्टरनेट जो आप एक नज़र में कर सकें, जो कि आप एक नज़र में कर सके बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशंस और ज़्यादा दिमाग लगाए के, ठीक है। हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है ताकि जब डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आएँ तो हम उसमें यूज़ कर सकें, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, समझा, पहले मैं इसी को टारगेट करके समझाता हूँ, फिर मैं इसको समझा दूँगा। जैसे A रेशियो B रेशियो C। अब देखो टर्म कितने लिखे, 3, तो आप अपना फिल इन द ब्लैंक्स बनाओ, 3, 1, 2 और 3 बना लिया। अब मुझे अगर पहला पोजीशन लिखना है तो क्वेश्चन के पहले पोजीशन को क्या कर दो, हाइड कर दो। क्वेश्चन के पहले पोजीशन को क्या कर दो, इसको हाइड कर दो। इसको भूलना हो तो क्या बचेगा, BC बचेगा। तो आपको बस यहाँ पे आके क्या लिखना है, B और C। जब आप पहले पोजीशन को लिख रहे हो तो क्वेश्चन के पहले टर्म को छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन के दूसरे टर्म को लिख रहे हो तो दूसरे टर्म को छोड़ दो। जब दूसरे टर्म को लिखोगे तो क्या लिखोगे, छोड़ दोगे तो A और C, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे अगर लास्ट टर्म पे जाके लिखना है तो मैं इसको छोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ AB बचेगा, यहाँ पे AB। अब आप कंपेयर करके देख लीजिए, जो टर्म आपने नीचे लिखा है वही टर्म आपने इतने बड़े कैलकुलेशन से निकाला, ठीक है। चलो उसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं, A रेशियो B की 2 ही टर्म है तो 2 प्लेस बनाइए। पहले पोजीशन पे लिखना है तो पहले को हाइड कर दीजिए। जब पहले को हाइड कीजिएगा, इसको हाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ B। और जब दूसरे को लिखना है तो आप इसको हाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा, सिर्फ A। तो B/A आता है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि मुझे इसके लिए कुछ स्पेशल याद नहीं करना है,
मुझे इसके लिए कुछ भी स्पेशल याद नहीं करना है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसी प्रकार कहूँ आपसे कि अगर मान लीजिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? पहले को छोड़ दीजिए BCD आएगा, दूसरे को छोड़ दीजिए ACD आएगा, तीसरे को छोड़ दीजिए ABD आएगा, और चौथे को छोड़ दीजिए तो ABC आएगा। डैट इज देयर इनवर्स है रेशियो, डैट इज देयर इनवर्स रेशियो। ठीक है, अब देखो मैं अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब वी टेकन सम एग्जांपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2:3 एक डाटा है, एक क्वेश्चन है आपका 2:3:4, और एक डाटा है आपका 2:3:4:5। ठीक है, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसका तो रिवर्स मुझे पता है भाई, दो ही पोजीशन लिखना है, तो पहले पोजीशन को छोड़ेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, दूसरे पोजीशन को छोड़ेंगे तो 2 बचेगा, तो आंसर 3:2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3:2 होगा। ठीक है, चलो आगे वाले को देखते हैं। अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे 3 प्लेस फिल करना है। कितने प्लेस फिल करना है? 3। तो पहले पोजीशन को फिल करना है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा तो बचेंगे क्या? 3 और 4। तो इसको 34 नहीं लिखना है, इनको मल्टीप्लाई लिखना है। तो 3 4 कितना होता है? 12। 3 4 कितना होता है? 12। अगले एंड पे अगर मुझे अब सेकंड वाले को छोड़ूंगा तो क्या बचेगा? 2 और 4। तो 24 नहीं लिखना है, 2 × 4 लिखना है, दैट इज 8। ठीक है, अब मैं लास्ट पे इसको छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा? 3 2 6। अब देखो ये आपस में भी सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, एक टर्म है जिससे सिंप्लीफाई होगा, दैट इज 2। तो आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 6:4:3 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो इसको सॉल्व करते, इसमें 4 टर्म, 1 2 3 4। पहले को छोड़ दो, इनको मल्टीप्लाई करो तो 5 4 20, 23 60। अब सेकंड पे आओ, इनको छोड़ दो तो 5 4 20, 20 और 2 40। अगली बार में आओ, इनको छोड़ दो तो 3 2 6, 6 5 30। एंड लास्ट में आपको क्या करना है? 5 को सिर्फ छोड़ दीजिए तो 4 3 12, 12 2 24। अगेन देखिए ये सारे डाटा में 2 कॉमन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 30 20 15 12, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बेसिकली, अच्छा एक चीज़ और, बच्चे कभी कभी ये पूछेंगे सर आपको कैसे, आपको तो समझ में आ गया पर मुझे कैसे समझ में आ गया सिंप्लीफाई करना है कि नहीं। तो बस आप देख लेना कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। मैंने क्योंकि बताया था इनका HCF वैल्यू कितना होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक बार में ही आप रिड्यूस करो, 1 बाय 1 भी कर सकते हो इनिशियली, और वो बेसिकली आपके कैलकुलेशंस के ऊपर है। बेसिक कैलकुलेशन अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपको समझ आ जाता है कि कॉमन वैल्यू क्या निकल सकती है। ठीक है, तो यहां तक अभी तक हमने पढ़ा कि भाई रेशियो क्या होता है, एक्चुअल में रेशियो का मतलब कैसे समझना है, मुझे क्या समझना है कि रेशियो कब है कैसे है। दूसरा फिर मैंने ये समझा कि टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होता है, और इसके ऊपर ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो के ऊपर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज शेयर। शेयर कैसे निकालते हैं? किसी का शेयर निकालना हो तो कैसे निकालें, समझिए। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि 3 लोग हैं, A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C, और इनका मान लीजिए रेशियो दिया हुआ है 3:4:7। ठीक है, 3:4:7। ठीक है, अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि बताओ कि इसमें अगर मुझे B की शेयर वैल्यू निकालनी हो, B का शेयर वैल्यू निकालना हो, तो B का शेयर वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? तो अगर आपको B की शेयर वैल्यू निकालनी हो तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप B जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है आप एंटीसीडेंट में उसको लेंगे। तो B यहाँ पे 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पहले 4 लेंगे, अपॉन में जितने भी टर्म लिखे हैं आप इसको ऐड कर लीजिए, 3 4 7 7 7 14। तो इसमें B का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है या शेयर वैल्यू जो निकलेगा वो 4/14 पार्ट होगा। वो कितना होगा? 4/14 पार्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं A के शेयर की बात करूं तो A को रिप्रेजेंट 3 कर रहा है, ओवरऑल सम कितना आएगा? 14। तो A का रिप्रेजेंट वैल्यू जो आप बोल सकते हैं शेयर वैल्यू होगा वो कितना होगा? 3/14 होगा। कितना होगा? 3/14 होगा। एंड सिमिलरली C का कितना होगा? 7/14 होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी।
चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि P Q R इनके बीच में कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज 3:4:6, 3:4:6, और जो प्रॉपर्टी है वो आपकी 52 lakhs है। ठीक है, 52 lakhs है। अब मैं अगर कहता हूं कि मुझे ये बताओ कि इसमें Q का शेयर कितना होगा, Q का शेयर वैल्यू कितना होगा, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया Q को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले आप 4 लिखिए अपॉन में इन सब का सम, तो 6 4 10 3 13 13 मल्टीप्लाई बाय जो एक्चुअल वैल्यू डेट इज कौन 52 लाख। अगर आप चाहें तो 0 लिख के सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी सिंप्लीफाई हो रहा था। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 4 लाख टाइम्स में, यानी आंसर होगा 16 लाख। आंसर कितना हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, तो जिसका भी शेयर वैल्यू निकालना है आप डायरेक्टली उसका रिप्रेजेंटेड वैल्यू देखिए और अपॉन में क्या कर दीजिए, समरी कर लीजिए। अच्छा, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछता, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि मुझे बताओ R और Q के बीच में डिफरेंस कितना है, R और Q के बीच में डिफरेंस कितना है, तो एक तो तरीका कि पहले आप R को निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ R, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, और उसके बाद दोनों को क्या कर दो, डिफरेंस निकाल दो दोनों का। लेकिन अगर Q की डाटा रेशियो में दिया हुआ है तो आपको उतनी भी मेहनत नहीं करनी है। आप यहीं पे देखो कि R और Q का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो R और Q का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2/13 इंटू 52 लाख निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यू गॉट 4 टाइम, दैट इज योर आंसर इज 8 lakhs। ठीक है, योर आंसर इज 8 lakhs। कभी भी ध्यान रखना कि रेशियो में अगर डिफरेंस पूछ दे, समेशन पूछ दे, ठीक है, तो हम डायरेक्टली रेशियो के टर्म को भी जोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि P एंड Q का कंबाइंड शेयर वैल्यू कितना होगा, P एंड Q का कंबाइंड शेयर वैल्यू कितना होगा, ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, डाटा बस आपको यही कंसिडर करना है जो मैंने आपके लास्ट क्वेश्चंस के लिए किया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियो एंड व्हाट इज द शेयर कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा। अगली क्लास में हम जो भी इसके एडवांस क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू so much।